हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को पता है कि आईटीआईटीओ का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है और मैंने ये भी स्ट्रेटेजी बताई है कि आप लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए परीक्षा में। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी हम जो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका पेपर कब है, किस डेट में है। मैं अपना बताता हूं कि मेरा आईटीआई कोपा से मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था और मेरी 23/12 को मेरा पेपर है। 23 दिसंबर को मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में है, तो इस तारीख को मेरा पेपर है। और अपने पेपर के बारे में बताइए, हम क्या करेंगे, जो शिफ्ट वाइज पेपर होंगे उनका एनालिसिस और उनमें आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं। 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने हैं और 16 दिसंबर से स्टार्ट होने के बाद अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से पेपर होंगे, लेकिन उसमें जो 25 नंबर का पोर्शन होगा वो सभी ट्रेड्स में क्या होगा, सेम होगा। तो इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ था, इस बारे में भी हमें जानकारी इसमें मिलेगी। तो ये सारी जानकारी आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरीके से मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के फिर से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन के साथ उन सभी बातों पर और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो पिछली वीडियो मैं अपलोड कर किए हूँ 2-3 दिन में, उसमें आपका जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग बस लाइक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, परीक्षा का पैटर्न और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY का आरंभ किया है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का आरंभ हुआ है? तो स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सबसे पहला आया है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को हम बात करें तो 29 अगस्त को एक महान खिलाड़ी हुए जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और इन्हीं की याद में, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल गेम डेज मनाते हैं। ठीक है, तो किन के जन्म दिवस पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के। और इनका खेल कौन सा था? हॉकी, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो मिल्खा सिंह की एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये आपसे पूछ सकता है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, कि मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो पश्चिम बंगाल में जो बक्सा
रिजर्व है वह एक टाइगर रिजर्व के रूप में है, यह एक बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में है, बक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इनका जन्म गांधीनगर गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था और पोरबंदर नामक इनके गांव का, पोरबंदर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। बी आर अम्बेडकर को आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ था महू इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म आप देखते हैं भाभरा नामक ग्राम में हुआ था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भाभरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पर भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या थी? आपको पता है कि मध्य प्रदेश पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मध्य प्रदेश 4 स्टेटों से मिला था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत, इन 4 स्टेट से मिलकर बना था मध्य प्रदेश। फिर इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956। तो इसी दिन को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 नवंबर 1956। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान हुआ करता था। फिर एक डेट आती है 1 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा भूभाग छत्तीसगढ़ के रूप में एक नया राज्य बन गया और इसका एक बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो अब वर्तमान में अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह कौन सा है? राजस्थान। और सेकंड स्थान है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो पूछा है हमसे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका सही आंसर है। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं आप 1 अप्रैल को। उत्कल कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है उत्कल। तो इसको कब मनाते हैं आप? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदोला की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? तो हरदौल, जो राजा हरदौल यह बुंदेला थे, बुंदेला इनको कहा जाता था और ये बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे। तो इनकी हरदौला की मनोती लोकगीत जुड़ा है कहाँ से? बुंदेलखंड से ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किताबों का संग्रह किया है? तो आपको पता है जो सरोजनी नायडू हैं, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं 1925 में। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है वह थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वह थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। इसको आप याद रख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो जो नई शिक्षा नीति आई है इसका संबंध, शिक्षा नीति जो 2020 में आई है इसका संबंध किससे है? कस्तूरी रंगन समिति से इसका संबंध है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो देवी अहिल्या हवाई अड्डा ये है स्थित है इंदौर में। तो होलकर वंश कहां पर था? इंदौर में था। इंदौर में राजवाड़ा स्थित है।
तो इंदौर में राजवाड़ा में जो इनका महल भी स्थित है, तो इंदौर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे इंदौर में जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसकी एक खंडपीठ स्थित है कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर से ही किसका संबंध है? लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर जी का संबंध भी कहाँ पर है? इंदौर में। हाल ही में इनका निधन हुआ है, सन 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न। इंदौर से ही इंदौर के महू में किसका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ? तो दांडी मार्च के आपको दो डेट याद रखनी है कि दांडी मार्च जो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और यह चला था 6 अप्रैल सन 1930 तक यह दांडी मार्च चला था। कहाँ तक? दांडी तक। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये चला था, कुल 24 दिन ये यात्रा चली थी। तो इसको भी आप एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, तो इन सभी में से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी पूछा है कहां से हुआ था, अब पूछ सकता है कि कब से कब तक ये दांडी मार्च चला था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही फायदा होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? साबरमती आश्रम से दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, जिनसे अशोक की विजय का, कहां पर इन्होंने शासन किया है, कहां पर इनकी जीत हुई है, कहां पर इन्होंने स्तूप बनवाए हैं, सारी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो इनकी जो शिलालेख थे वह ब्राह्मी भाषा में लिखा हुए हैं। सारी जो इनके स्तंभ मिलते हैं अधिकतर ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए मिले हैं। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? तो फेफड़ों तक शुद्ध ले जाने का काम है, फेफड़ों की जो सिराएं हैं वह फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध हवा को ले जाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी लिखा है वो सिवनी तथा छिंदवाड़ा में जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि जो पेंच नेशनल पार्क है वह सिवनी और छिंदवाड़ा के जिलों के अंतर्गत आता है, और इसके बीचों बीच से एक नेशनल पार्क निकलता है, नेशनल हाईवे निकलता है NH44 कहां से निकलता है? नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क से। और NH44 यह भारत का सबसे लंबा नेशनल पार्क है। कौन सा? NH44। तो आपसे पूछ सकता है कि NH44 नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क से निकलता है? तो पेंच नेशनल पार्क से निकलता है, और इसका विस्तार सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सहस्त्रधारा और धुआंधार सहस्त्रधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और भी जो दुग्धधारा जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात किस नदी पर हैं? नर्मदा नदी पर है। ठीक है। ओमकारेश्वर में जो बांध है वह भी कहां पर है? वह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। 2016 में निम्न में से किस देश ने एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क एक्शन की मेजबानी की है? तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था क्योंकि यह मेजबानी किसने की है? भारत ने की थी 2016 में। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर मध्य प्रदेश मिलता है तो मध्य प्रदेश लगा दिया करो, या भारत मिलता है तो भारत। यदि आपको पता नहीं है तब ये आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, भारत, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो इसका आंसर आपको टिक करना है भारत। क्यों करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब भारत का या मध्य प्रदेश का किसी चीज में नंबर आएगा। वीरों का कैसा हो बसंत नामक कवि की रचना किसने करी? तो यह जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसकी रचना करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव और सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो इसकी जो आयोजन किया गया था बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया गया था। तो किस शहर में भारत और चीन के मध्य जो आतंकवाद बचाव सुरक्षा की उच्च स्तरीय बैठक की गई थी? तो कहां पर की गई थी? बीजिंग चाइना में करी गई थी। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुके हैं या फिर सम्मानित हो चुके हैं? तो किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के जो कवि हैं या लेखक हैं, इन्हें सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। रोंगाली, कोंगाली, भोंगाली किस त्योहार के प्रकार हैं? तो यह बिहू त्योहार के प्रकार है। और बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम में छठ पूजा, असम और बिहार साइड छठ पूजा का भी महत्व होता है। तो बिहू जो नृत्य है वह कहाँ का है? असम का है। और इसका रोंगाली, कोंगाली और भोंगाली ये सभी चीजें कब मनाई जाती है? बिहू में बिहू के त्योहार पर असम में मनाई जाती हैं। ओणम, ओणम कहाँ का त्योहार है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पोंगल कहाँ का है? ये मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु का ये त्योहार है। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू रूप मूल रूप से किस राज्य का लोकप्रिय गाथा है? तो ढोला मारू यह है राजस्थान का, प्रमुख रूप से यह लोकप्रिय लोक गाथा है। कहाँ की है यह? राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पूर्व में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इसको एक प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के रूप में इसको जाना जाता था। हमने इसको डिस्कस अभी ऊपर ही किया है कि मध्य प्रदेश को 4 स्टेटों के रूप में पहले देखा जाता था। एक एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो यह सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना है, यह उज्जैन में है और यह एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नियुक्त निर्देशक है? तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में OP से इसके थे, अब यह डाटा बदल भी सकता है। अब हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र क्या है? एम शिक्षा मित्र यह मोबाइल एप्लीकेशन है, शिक्षकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या एम शिक्षा मित्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा खालिस्तान भंडार है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तांबा का भंडार है या फिर कॉपर का मध्य प्रदेश में भंडार है। और मैग्नीशियम और तांबा के लिए कौन सी जो खाने जाने जाती हैं? तो मलाज खंड की खाने मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन और मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से आरंभ नहीं होती है? तो चंबल मध्य प्रदेश से आरंभ होती है, पैनगंगा होती है और शिप्रा। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बनास नदी मध्य प्रदेश से उद्गम इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कलारीपट्टू मार्शल आर्ट एक प्राचीन रूप से है, इसका उदय किस राज्य में हुआ? तो कलारीपट्टू जो मार्शल आर्ट है यह एक मार्शल आर्ट है जिसका उद्गम कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और इसके एक प्रसिद्ध जो कलाकार हैं जो विद्युत जामवाल जी हैं, कलारीपट्टू के यह मार्शल आर्ट है। आपसे पूछा जाए कि थांगटा नृत्य कहाँ का है? आपसे पूछा जाए कि थांगटा नृत्य कहाँ का एक मार्शल आर्ट है, तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय में भारत के राष्ट्रपति थे? तो यह 1962 से 1967 तक यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड राष्ट्रपति थे और तीसरे क्रम के और दूसरे व्यक्ति ये राष्ट्रपति थे। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कार्यकाल के लिए और दूसरे कार्यकाल के लिए, और तीसरे कार्यकाल के लिए कौन थे? भारत के राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, और यह दूसरे पर्सन थे तीसरे कार्यकाल के लिए और दूसरे पर्सन थे। तो 1962 से 1967 इनका कार्यकाल रहा।
ग्वालियर में जन्मे संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ग्वालियर में जन्मे यह जो अमजद अली खान है, यह सरोद वाद्य यंत्र बजाया करते थे। कौन सा? सरोद। तो ग्वालियर में किनका जन्म हुआ था? अमजद अली खान का। और ग्वालियर से ही कौन थे? तानसेन ग्वालियर से थे। तानसेन ग्वालियर से थे। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी ग्वालियर में। तानसेन समाधि कहाँ पर है? तो ये भी ग्वालियर में है। इनको याद रख सकते हैं। जो ग्वालियर का जो दुर्ग है या किला है, इसका निर्माण राजा सूर्यसेन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूर्यसेन। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो इसको हम बार बार पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है और ये बार बार पूछते हैं। पहला है खजुराहो के मंदिर हैं, इनको शामिल किया था यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में। तो कब किया था? 1986 में। फिर इसके बाद सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के स्तूप को कब किया गया था? 1989 में। फिर किया जाता है जो रायसेन में भीम बैठिका की जो गुफाएं हैं, इनको सन 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो इन तीनों को आप याद रख लो, एक ना एक क्वेश्चन इन 3 से जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1956 से 1968 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपीय देश का स्वामित्व रहा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर डेनमार्क का शासन रहा था। आपसे पूछा जाए कि गोवा में किसका शासन था? तो गोवा में पुर्तगाल का शासन था। पुदुचेरी में किसका शासन था? तो फ्रांस का शासन था। इसको आप याद रखना, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा। सबसे पहले पूछा है अंडमान निकोबार में किसका शासन था? तो डेनमार्क का। आपसे पूछा जाए गोवा पर किसका शासन था? तो पुर्तगाल का। पुदुचेरी पर किसका शासन था? तो फ्रांस का। इसको आप याद रख सकते हैं। पुस्तक ड्रेविन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन थे? तो विजय लोकपल्ली इसके लेखक थे। द स्टोरी ड्रेविन द विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैमूर, मेखला और महादेव क्या है? तो यह एक पहाड़ है और किस रेंज में आते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं सतपुड़ा रेंज में ये आते हैं। इसके ऊपर माँ नर्मदा नदी बहती है। इसके ऊपर आपको विंध्याचल पर्वतमाला देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि संस्थान महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में स्थित है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक विषम को पहचाने, तो विषम को क्या पहचाने? मतलब गोल कृमि, पिन कृमि और फीता कृमि एक तरीके से दूसरे रोग हैं और यहाँ पर दाद एक अलग इसमें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिंगवॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है? तो मध्य प्रदेश में है तवा झील। चिल्का झील आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में। कहां पर है चिल्का झील? उड़ीसा। खारे पानी की बहुत बड़ी झील है, इसमें नलवाना पक्षी विहार देखने को मिलेगा। लोकटक झील, यह है मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, और यहीं पे आपको संघाई हिरण देखने को मिलेंगे। इसमें एक नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा है मध्य प्रदेश की एक झील है, कौन सी? तवा झील। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का खालिस्तान कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। और चेरापूंजी कहने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बारिश अलीराजपुर में ही अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ब्रेटन वुड्स दिवस 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसको आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से इसको जाना जाता है। यह इसका कब 19वीं सदी में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा इसको एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो शरीर के जो लीवर में है, यकृत में है, और यकृत में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? कोलेस्ट्रॉल का। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जॉन्डिस या पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यकृत या लीवर से। फ्यूज ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी हत्या के बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता 1 नवंबर 1984 को लिखी? आपको पता है कि जो इंदिरा गांधी है इनकी हत्या हुई थी, उसके बाद 1 नवंबर 1984 एक कविता लिखी थी, और यह अंतिम कविता किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन की थी। अगला, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान एक भारतीय को दिया जाता है? तो सर्वोच्च असैनिक सम्मान, तो यहाँ पे जो सर्वोच्च असैनिक सम्मान है भारत रत्न, यह एक भारतीय को दिया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। पर्यावरण के मुख्यतः किसके बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव फैलता है, बढ़ता है? तो किसके फैलने से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से, CO2 गैस के बढ़ने से क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, क्योंकि CO2 को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। और महाभारत की जो रचयिता है वो कौन थे? महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम आरंभ हुआ था, तो भरतनाट्यम का आरंभ कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में भरतनाट्यम का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करें केरल में किसका? केरल में मोहिनीअट्टम ये लोक नृत्य कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यह है केरल का। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ये आप याद रख सकते हैं। हिंडोला महल और झूला महल कहाँ पर मिलेगा? तो हिंडोला महल और झूला महल मिलेगा धार, और धार में भी कहाँ पे? मांडू में। इसको भी हमने डिस्कस किया था। हिंडोला महल, झूला महल, रानी रूपमती महल कहाँ मिलेगा आपको? ये भी मांडू में मिलेगा। रेवा कुंड कहाँ मिलेगा? ये भी कहाँ मिलेगा आपको? मांडू में, और जो कहां पर स्थित है? धार में। अभी हम पढ़ के आए हैं अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। झाबुआ में किसका जन्म हुआ था? भाभरा। झाबुआ के भाभरा ग्राम में किसका हुआ था? चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म यहाँ पे हुआ था। निम्न में से कौन सी साड़ी जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है? तो मध्य प्रदेश में बाग प्रिंट साड़ी होती है, महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है, और चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की साड़ी मध्य प्रदेश की नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। तो इस तरीके से हमने 25-25 करके कुल 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। आप इसमें देखिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब अंतिम समय में हम चीजों को रिवाइज ही कर सकते हैं, रिवीजन ही कर सकते हैं। नया पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब जो भी हम नया पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो आपको क्या करना है कि पुरानी ही चीजों को डिस्कस करते रहना है, ओल्ड चीजों को ही रिवाइज करना है, रिवीजन ही ज्यादा करना है। क्योंकि रिवीजन करने से बार बार आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको ठीक लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगामी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।
आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।